हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। हम लोग आज देखेंगे, ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करते हैं तो हमें बहुत सारे साइंस के आइडियाज मिलते हैं और किताबों में अब देखें ग्राफ से चीज़ें ज़्यादा समझाई गई होती हैं, खासकर फिजिक्स में। फिजिक्स के लिए ही मैथमेटिक्स में ग्राफ की बात ज़्यादा होने लगी, ज्योमेट्री की बात होने लगी, है ना। तो नेचर को समझने के लिए बिना ज्योमेट्री और ग्राफ के मुश्किल होगा। और यदि मैं छोटे में एक और बात कहूं कि क्यों हमें ज़रूरी है ग्राफ की बातें करना, तो यही कहूँगा कि फिजिक्स यदि किसी की कमज़ोर यदि होगी तो शायद वो रिलेशन, फंक्शन और ग्राफ को कम समझता होगा। भले ही वो कितना डेफिनीशन रट ले और डेरिवेशन रट ले, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो उसके वेरिएशन का जो रिलेशन है वो ग्राफ से ज़्यादा समझ में आता है। तो हम लोग ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। आज इंट्रोडक्शन में एक तो मैं थोड़ा सा अपना बताया कि मैं कौन हूँ और मेरा एक्सपीरियंस जो पढ़ाने का है वो 14-15 साल है। और इन 14-15 सालों में शायद मैं हमें लगता है कि मैं 40-50 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम सबके लिए अलग अलग स्पीड से चलता है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अब ज़्यादा समझेंगे जो क्वांटम का पार्ट है, और उसको हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ग्राफ हमेशा या तो किसी चीज़ के कांस्टेंट होने का ग्राफ होता है, एक तो वेरिएबल होगा ही होगा जो चलता रहता है, कम से कम एक वेरिएबल होता है, और दूसरा उस पर डिपेंड करता है, या तो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का मतलब इंडिपेंडेंट होता है। दो क्वांटिटी के बीच में बात होती है। 3 क्वांटिटी 4 क्वांटिटीज, कई बार ये भी बात करते हैं कि 2 ही के बीच में क्यों ग्राफ होता है, 3 के बीच में क्यों नहीं, 4 के बीच में क्यों नहीं। तो सच तो यह है कि 3 के बीच में भी इस स्पेस में ग्राफ बनाया जा सकता है, जो x, y और z को लेके बात हो सकती है। 4 के बीच में इनविजिबिलिटी आने लगेगी, क्योंकि वो जो हमारा जो विजिबल वर्ल्ड है जिसको हम लोग देख सकते हैं ग्राफिकली, वो 3D हो सकता है। इसीलिए 4th डायमेंशन ऐड करते ही, जिसको हालांकि टाइम कहा गया है, वो इनविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो 4 की नहीं पर 3 की बात हो सकती है, पर वो 3 की बातें कभी भी 2D प्लेन में नहीं बनेंगी। वो 3 XYZ एक्सिस 3 बनाना होगा। तो अपने कोर्स की बात करें तो दो ही क्वांटिटी के बीच में ग्राफ होगा। एक तो ये है जो आपको समझना है, और ग्राफ में हमेशा या तो उनके बीच में रिलेशन होगा या तो फंक्शन होगा। ये रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा अलग है, जिसको हम लोग फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। मैथ्स में खूब डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज रिलेशन, फंक्शन, डिफरेंस क्या है दोनों में, कि फंक्शन रिलेशन तो होता है पर सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, इस टाइप की बातें हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हालांकि मैथ्स का एक सेक्शन फिजिक्स के लिए बना है ना। तो ग्राफ देखते हैं। ग्राफ आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग बेसिक, कभी भी हम लोग हड़बड़ाएंगे नहीं, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको स्लो भी लगे, लेकिन विश्वास करिए आपकी ज़िंदगी के बेस्ट लेक्चर्स होंगे। जो भी बच्चे हमारे पढ़ाए हुए आईटी क्वालिफाई किए, उसके बाद फर्दर आईएम में गए, आईएएस बने, बहुत सारे अपने ज़िंदगी में नए नए मुकाम हासिल किया, लेकिन उनको बड़ा मज़ा आया क्लास करने में। तो ये एक हम लोगों के लिए सबसे बड़ी कमाई है। और
हो सकता है कि उनको शुरू में बताते भी हैं कि आप सर लगता था कि स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव अब दिखता है। तो आपको बहुत बाद में बहुत फास्ट लगेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम ग्राफ पढ़ते हैं तो वो केवल ये नहीं होता है कि हम ग्राफ पढ़ते हैं, बल्कि मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा कोई भी चीज़, उसमें मैं पूरे साइंस की बात करूंगा, पूरे साइंस की सिमेट्री की बात करूंगा, मैं साइंस के ग्राफ की बात करूंगा, मैं मतलब उसमें हर चैप्टर की बात होगी, बस उनके क्वांटिटीज के नाम बदलेंगे, उनका फार्मूला थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, बदलेगा। लेकिन इतनी आप इमेजिन करिए कि जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं साइंस में, हमेशा इस बात का ख्याल रखा गया है कि सिमेट्री कभी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेचर ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो ग्राफ जब हम लोग देखेंगे तो पहले अच्छे से समझ लें कि ग्राफ क्या है, क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि फंक्शन और रिलेशन दो बातें हैं, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं कि ग्राफ दुनिया में, ग्राफ की बातें जो होंगी वो इस तरह की बातें होंगी, y इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स। इसको रिलेशन भी फिलहाल मान सकते हैं, हालांकि f स्टैंड्स फॉर फंक्शन, तो y x का फंक्शन मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है। अब ये मैथ्स में कहा जाता है कि मैथ्स में केवल दो ही ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल साइंस नहीं है। तो मैथ्स में आप पूरा मैथ्स ही ऑलमोस्ट आप y x में पढ़ लेते हैं, जिसमें केवल दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, जिनका नाम y और x होता है। इसी को समझने की कोशिश करनी है कि फिजिक्स में यहीं पर कुछ और दूसरा क्वांटिटी का नाम होगा और यहाँ पे दूसरा होगा। पहली बात, सबसे जो अलग बात है, यहाँ पे v होगा, यहाँ पे t होगा, यहाँ पे फाई होगा, यहाँ पे t होगा, यहाँ पे r होगा, यहाँ पे t होगा, यहाँ पे s होगा, यहाँ पे v होगा, यहाँ पे फोर्स होगा, यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ फोर्स होगा, वेलोसिटी होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, एनीथिंग। तो एक तो पॉइंट ये है जो आपको महसूस करना है कि ये जो दो के बीच में रिलेशन है, जो डिपेंडेंसी है, उसकी बात हो रही है। एक तो ये बात है जो समझना है। अब हम लोग को ये देखना है कि ये ग्राफ को कितने तरह के ग्राफ होंगे, हम लोग को ये देखना है ग्राफ कितने तरह के होंगे। ग्राफ बेसिकली देखने में जो ग्राफ होंगे वो दो तरह के होंगे। एक ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, और दूसरा जो दिखेगा आपको वो होगा कर्व होगा। एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक कर्व होगा। ये मैं वो डिवीजन कर रहा हूं जो देखने में जो दिखेगा उसकी बात कर रहा हूं। दूसरा, उनके वैल्यूज की बात करें तो तीन तरह के होंगे। या तो वैल्यू जो y की है, जिसका ग्राफ होता है। अच्छा हाँ, ये बताना भूल गया मैं आपको कि ग्राफ हमेशा जो लेफ्ट में लिखा होता है उसको खींचते हैं, मतलब इसको खींचा जाता है इसके अगेंस्ट। ये बहुत जरूरी है। मतलब जो y एक्सिस पे होता है, यदि मैं बात करूं, ध्यान से सुनने वाली बात है, पहले इसके बारे में भी जान लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जो ग्राफ खींचते हैं हमेशा इसका खींचते हैं, ग्राफ y का ग्राफ खींचते हैं। फिलहाल यदि मैं फिजिक्स में बात करूं तो yx का भी होगा, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, और खूब होगा बल्कि। y की जगह v होगा, t होगा, s होगा, t होगा, फोर्स होगा, टाइम होगा, करेंट होगा, टाइम होगा, चार्ज होगा, करंट होगा, कोई भी दो के बीच में होगा। सुपर कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, बहुत बात हुई है। आज दुनिया इसी पर रिसर्च भी कर रही है कि ऐसे अलॉय बनाए जाएं दुनिया में, दो मेटल को ऐसे मिला के इस तरह का, कि
-150 डिग्री, -170 डिग्री, -40 डिग्री, -200 डिग्री पर बल्कि सुपर कंडक्टिविटी शो करने वाले जो मेटल्स हैं वो नहीं, बल्कि हम लोग रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी बना पाए किसी मिक्स करके। और जिस दिन ये हो जाएगा, सुपर कंडक्टिविटी दिख जाएगी लोगों को, सुपर कंडक्टर ऐसे बन जाएंगे, तो फिर जो आपको दिख रहा होगा बफरिंग करता हुआ इंटरनेट और स्लो स्पीड और ये सब डाउनलोडिंग मूवीज एंड देन आप एंजॉय करते होंगे आप लोग, सभी चीजें खत्म हो जाएंगी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। बटन दबाते ही डाउनलोड जाएंगे, बल्कि डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा नो बफरिंग नो वेयर, नो बफरिंग नो वेयर मतलब नो बफरिंग एवरीवेयर। सो बफरिंग कहीं भी नहीं होगा, ये बड़ा मजेदार होगा। एनीवे, सो हम लोग को कुछ बेसिक चीजें समझना है। ये है इंडिपेंडेंट एक्सिस और ये डिपेंडेंट है। पहली बात, हम लोग आज बहुत कम पढ़ेंगे, हम लोग को आज कनेक्ट होना है एक दूसरे से इमोशनल। ओके, सो हम लोग को ग्राफ खींचना हो या ग्राफ देखना हो, खींचा हुआ हो कहीं किताबों में कहीं पे भी, और देखना हो तो क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनो। ये जो एक्सिस है ना, ये हमेशा बढ़ता रहता है, और बल्कि यदि ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो सेम स्पीड से इसको बढ़ाते हैं। मतलब ग्राफ में तो डिस्टेंस से ही मेजर होगा, तो उस डिस्टेंस को हम लोग टाइम कहने लगते हैं, उस डिस्टेंस को करंट की वैल्यू कहते हैं। जो डिस्टेंस का जो हम लोग पैरामीटर जो स्केल मानते हैं, कहते हैं कि इस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेकेंड, या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेकेंड, या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा, या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 साल। ये अभी टाइम एक्सिस बता रहा था। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर, उल्टा भी, और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। दूसरा, 1 सेंटीमीटर बराबर काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 माइक्रोजूल, कोई भी स्केल मान सकते हैं। एक तो ये पॉइंट है। और क्यों ऐसा? क्योंकि हमें स्केल मानना जरूरी है, क्योंकि हमें किसी और क्वांटिटी को डिस्टेंस की तरह रिप्रेजेंट करना है। बड़ा पॉइंट है साइंस के लिए, बहुत बहुत कम बच्चे इस चीज को भी समझ पाते हैं। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, हम लोग ये जो चलने वाला है ना, इंडिपेंडेंटली चलता रहेगा, इंडिपेंडेंटली चलता रहेगा, इंडिपेंडेंटली चलता रहेगा, और सेम स्पीड से चलाएंगे। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे सेम स्पीड से चलाएंगे हम लोग, इसको सेम स्पीड से चलाएंगे, और पैनी निगाह रखेंगे, अपना पूरा फोकस रहेगा इस पे, इसके साथ चलते हुए कि इस y का क्या हो रहा है। और y का मतलब कुछ भी, वहां पर वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, करंट है, फोर्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मोमेंटम है, कुछ भी हो सकता है। उसका क्या हो रहा है, इसके अगेंस्ट इसका क्या हो रहा है, क्या इसी स्पीड से ये चल रहा है, क्या इससे ज्यादा स्पीड से ये चल रहा है। यहां पे देखो, ये वाला, ये तो कुछ स्पीड से चलता रहेगा, लेकिन ये क्या उसी स्पीड से चल रहा है, क्या धीरे धीरे चल रहा है, क्या तेजी से चल रहा है, क्या शुरू में धीरे चला और बाद में तेज चला, क्या शुरू में तेज चला बाद में धीरे चला, क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है कि धीरे तेज चला, धीरे तेज चला, धीरे तेज चला, धीरे तेज चला, ऐसे ऐसे चला, पता नहीं कैसे चला, पर चला। इसी को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ये मजेदार होगा देखना।
सो दुनिया के सारी चीजों को, बात फिजिक्स के केवल नहीं है, आपकी जिंदगी का मैं ग्राफ इसी पे बना सकता हूं, आपके सक्सेस रेट का, आपके एक्सपीरियंस का, किसी भी चीज का ग्राफ बनाया जा सकता है और यहाँ पे टाइम एक्सिस लिख दूंगा। अब बताओ हम लोग के अपनी जिंदगी के लिए, हालांकि मैं शुरू में बोल दिया था कि सबके लिए टाइम अलग अलग स्पीड से चलता है, लेकिन यदि ये बदलती हुई दुनिया को देखें, अनुभव वाला और एक्सपीरियंस वाला, इसको नहीं जो फीलिंग वाला पार्ट है, बल्कि सेम ग्रेविटी में रहते हुए, अर्थ के सेम ग्रेविटी में रहते हुए यदि बात करें तो तब टाइम सेम स्पीड से चलता है ऐसे, और टाइम सेम स्पीड से चलते हुए आपके सक्सेस, जो सक्सेसेस हैं वो कभी ज्यादा रेट से मिलेंगे, कभी कम रेट से मिलेंगे, कभी इस तरीके से बात होती रहेंगी। सो इसका मतलब ये है, अच्छा ग्रेविटी नाम इसलिए ले लिया, इंटरेस्टिंग है पॉइंट ये, ग्रेविटी इसलिए नाम ले लिया क्योंकि ज्यादा ग्रेविटी रहती है, ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी है, ज्यादा ग्रेविटी में टाइम स्लो चलता है, बहुत ज्यादा ग्रेविटी हो तो और स्लो चलता है, बहुत स्लो चलता है। इनफाइनेटली लार्ज ग्रेविटी हो तो टाइम रुक जाता है, कम ग्रेविटी हो तो टाइम फास्ट चलता है। आपको सरप्राइज होगा ये जान के, जो जीपीएस आप यूज करते हैं, दुनिया कितनी आराम से पूरा जो कार है, लोकेशन है, बिना पूछे हुए लोग जा रहे हैं उसमें सेट करके, एक रिवोल्यूशनरी चेंज लेके जीपीएस सिस्टम लेके आया है। लेकिन आपको पता है, ये जान के आश्चर्य होगा कि आइंस्टाइन की ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन, जिसके कारण ही जीपीएस सही से काम कर पाता है, नहीं तो एरर 12 किलोमीटर तक का एरर होने लगता है, 10-12 किलोमीटर। इमेजिन करिए, जो आप पिन पॉइंटेड किसी के घर, किसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे जो भी गूगल जो इमेज है और जो भेजा जाता है, जो एड्रेस है, और इतना पिन पॉइंटेड आप जाते हैं जिसका एरर 8-10 मीटर होता है, वो 10-12 किलोमीटर होता है। ये क्यों हो पा रहा है? फिर से वही, ये जो टाइम स्पेस कर्वेचर है जिसकी बात कर रहे हैं, वो तो बहुत आगे की बात हो गई, लेकिन मेरा बस मकसद ये है कि मैं आपको थोड़ा महसूस करा पाऊँ कि जो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और रियली में है क्या। तो आप इमेजिन करिए, यदि मैं कहूँ, यदि जोक के तौर पे कहूँ कि माई हेड इज मोर ओल्डर देन माई लेग, मतलब मेरा हेड मेरे लेग से ज्यादा पुराना है, ज्यादा बूढ़ा है, ज्यादा दिन का है, तो सही होगा, क्योंकि अर्थ से दूर जाते हैं तो ग्रेविटी कम होती है। इसका मतलब हेड जहां पर मेरा है वहां पे जो स्पीड ऑफ टाइम है वो ज्यादा है, और जो जहां पर लेग मेरा है, जहां पे ग्रेविटी ज्यादा है, भले ही बहुत कम डिफरेंस सही पर है, भले ही नैनो सेकेंड ले लें पर है, और फरमी सेकेंड ले ले पर है, और इस लिहाज से देखें तो ये यहाँ पे स्पीड टाइम की ज़्यादा है और यहाँ पे टाइम की स्पीड कम है, तो एक जोक टाइप लिया जाता है, लेकिन हालांकि ये सच है। ऑलमोस्ट सेम एज होते हुए भी बहुत एग्जैक्ट की बात करें तो सच्चाई है, एग्जैक्ट की बात करें आइडियली तो ये दोनों सही में अलग अलग एज के हैं, मेरा पैर और मेरा हेड अलग अलग एज के हैं। ये सरप्राइजिंग है, जोक है आपके लिए आज का। एनीवे, सो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में साइंस का इन्वॉल्वमेंट है, और ब्लैक होल जो थोड़ा सा एक तरह से मैं आपको बताया कि ब्लैक होल के करीब आप चले जाएंगे या ब्लैक होल में आप चले गए तो आप उसके पास रहने वाले लोगों के लिए टाइम अर्थ पे यहाँ पे यदि आप गुजारेंगे 60 साल, तो ब्लैक होल के करीब में 60 सेकेंड अभी लगा होगा। मतलब वहाँ से जो व्यक्ति आएगा वहाँ से ब्लैक होल के पास से, तो वो अभी वैसे ही यंग रहेगा जैसे वो गया था,
पर आप बूढ़े हो चुके होंगे अर्थ पे रहते हुए। एनीवे, ये तो मैं आप लोगों को इस तरह की बातें किया, लेकिन हम लोग को देखना ये है कि ये जो एक्स एक्सिस है ये सेम पेस, सेम स्पीड से चलता रहेगा, और हम लोगों को ये देखना है कि ये जो डिपेंडेंट, आप जो डिपेंडेंट एक्सिस है उसका क्या हो रहा है। तो आप लोगों को याद रहेगा कि ग्राफ किसका खींचा जाता है, ग्राफ किसका खींचा जाता है, y का, y वाले का, y का नहीं। जब भी बात होगी मैं भले ही y बोल दूंगा तो आपको सुनना है y वाला, नॉट y, क्योंकि फिजिक्स में तो यहां पे कुछ भी हो सकता है। किसका ग्राफ खींचना होता है, y वाले का, और कौन सा इंडिपेंडेंटली चलता ही रहता है, x वाला। ये हम लोग को समझने की कोशिश करनी है। तो एक ये पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है। दूसरा ये है कि मैं आपको बात कर रहा था कि देखने में ग्राफ केवल दो तरीके के होंगे, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो कर्व होगा। ये देखने के नजरिए से बता रहा हूं। यदि उनके वैल्यू कम होने के नजरिए से, कम ज्यादा होने के नजरिए से बताऊं तो, कम ज्यादा होने के नजरिए से बताऊं तो मैं आपको ये बताऊंगा। तो हम लोग बात कर रहे थे, आज हम लोग केवल यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो ग्राफ हमारे सामने हो उसे बड़े मजेदार ढंग से देखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कितना भी खतरनाक और कितने भी खतरनाक क्वांटिटीज के बीच में क्यों ना हो, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग सेम पेस, सेम स्पीड से चलाएंगे और इसको देखेंगे क्या हो रहा है। तो आपको हम बताया कि कितने तरह के ग्राफ होते हैं, दो, या तो स्ट्रेट लाइन या तो कर्व। लेकिन यदि हम लोग वैल्यू को देखें कि इसको चलते हुए इसका क्या हो रहा होगा वैल्यू, तो तीन तरह की वैल्यूज हो सकती हैं। ये तो बढ़ता ही रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ जगह पे रिलेशन जहां पे होगा वहां घटने लगता है। यही रिलेशन और फंक्शन में अंतर भी है कि हम लोग इसको बढ़ाते रहते हैं फंक्शन में, लेकिन रिलेशन में लौटना भी पड़ता है। एनीवे, समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो बढ़ता ही रहता है, इस बढ़ते हुए में ये क्या केवल बढ़ रहा है कि घट रहा है कि कांस्टेंट है, कि बढ़ के घट गया कि घट के बढ़ गया, कि केवल इस कांस्टेंट रेट से बढ़ता रहा, कि बढ़ के घट के बढ़ के घट के बढ़ के घट के होता रहा, या घट के बढ़ के घट के बढ़ के होता रहा, या बढ़ते हुए कांस्टेंट की तरफ जाने लगा, या घटते हुए कांस्टेंट की तरफ जाने लगा, जिसे एसिम्पटोट कहते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि बीच में ये ब्रेक हो गया, कहीं पे डिस्कनेक्ट हो गया ग्राफ, मतलब वैल्यूज डिफाइन नहीं है, डिसकंटिन्यूटी है ग्राफ में किसी पॉइंट पर। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। क्या इसके इनफाइनाइट होते हुए ये भी इनफाइनाइट हो रहा है? क्या इसके इनफाइनाइट होते हुए ये फाइनाइट हो रहा है? पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटी, हाँ, पर ये तो जा रहा होगा। ये समझने की जरूरत है, और ख्याल रखने की जरूरत है कि जो एक्स एक्सिस पे होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। यदि फिजिक्स के लिहाज से बात करें तो मैं ये कहूंगा आपको कि जब चार्ज और करंट होगा तो हो सकता है चार्ज यहां हो, करंट यहां हो, चार्ज यहां हो, करंट यहां हो, काइनेटिक एनर्जी यहां हो, पोटेंशियल एनर्जी यहां हो, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे होगा और काइनेटिक एनर्जी यहां पे हो। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी को भी इंडिपेंडेंट मान लेंगे। लेकिन एक चीज मत भूलना, टाइम के साथ ना, फिजिक्स में टाइम यहां नहीं हो सकता, टाइम यही होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। रीजन व्हाई टाइम is always on x axis, other quantities depends on time on y axis. रीजन, टाइम हमारे बस में नहीं होता, टाइम इंडिपेंडेंटली सेम पेस से चलता रहता है यदि हम लोग ग्रेविटी वाला जो फील्ड है वो न बदलें। तो इसीलिए टाइम, जब टाइम के साथ ग्राफ होगा तो एक्स पे ही टाइम होगा। लेकिन और किसी का, जैसे मान लीजिए हाइट और स्पीड हो, तो यहाँ पे हाइट रख लीजिए, यहाँ पे स्पीड रख लीजिए, चाहे यहाँ स्पीड रख लीजिए, यहाँ पे हाइट रख लीजिए। लेकिन जब टाइम के साथ चीजें होंगी तो टाइम इसी पर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वेलोसिटी यहाँ पे रख लीजिए, टाइम यहाँ पे रख लीजिए, ये नहीं होगा।
टाइम यहीं पर रहेगा और वेलोसिटी ही यहां पर होगा। एक तो ये पॉइंट है जो हमें समझना है। हम लोग को समझने की कोशिश करना है कि भाई एक्सिस ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इस पे जब टाइम होगा तो टाइम यहीं पे होगा। और यदि टाइम के साथ बात करें तो आइंस्टाइन की थ्योरी है कि यदि आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ या ब्यूटीफुल लेडी के साथ आप बैठे हुए हैं किसी गार्डन में, और वहाँ पे फूल पत्ती सब बहुत बहुत सुंदर हैं और सब तितलियाँ उड़ रही हैं, मौसम बहुत आशिकाना मिजाज का हो चुका है, और तो टाइम आपके लिए बहुत तेज भागता है। ऐसा लगता है कि सुबह गए थे अचानक शाम हो गई, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया यार। लेकिन जब आप जेल में बंद होते हैं, आपको मारा पीटा जाता है, वहाँ पे बदबू है, बहुत गर्मी है, फैन नहीं है और भूख लगी हुई है, आपको तड़प रहे हैं, ऐसे केस में आपको एक एक मिनट एक एक साल नजर आएंगे। सो टाइम तो इस ग्रेविटी के अनुसार तो सेम स्पीड से चल रहा है, लेकिन किस तरह से ब्रेन के रिस्पेक्ट में आपके अनुभव के तौर पे जो हम महसूस करते हैं उस तौर पे किस तरह से अलग अलग स्पीड अक्वायर कर लिया आपके लिए टाइम। सो सरप्राइजिंग। मैं तो आपको ऐसे एग्जांपल ले रहा था, ये आइंस्टाइन का ऐसे एग्जांपल है। एनीवे, सो टाइम एक ऐसी चीज है कि भले ही स्लो हो जाए और फास्ट हो जाए, लेकिन एक चीज है कि टाइम ऑलवेज इंक्रीजेज। टाइम घटता नहीं है। यदि टाइम घटता या बैक होता तो कितना मजेदार होता। आपका एक्सीडेंट हो जाता, चाहे कुछ मिसहैपनिंग किसी भी तरह की होती, आपका बुरा एक्सपीरियंस होता है कोई चीज को लेके, तो हम लोग करते ये कि टाइम को बैक कर लेते और वो चीज को सेट कर लेते, सही कर लेते और फिर आगे बढ़ा देते। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया है, कोई बाइक वाला आपका आके धक्का मार दिया और आपकी टांगें टूट गई हैं, तो आप क्या करते? टाइम को बैक करते, तो बाइक वाला पीछे चला जाता, आप भी खड़े हो जाते और फिर उसके बाद टाइम को फिर से फ्री छोड़ देते मोशन के लिए, और इस बात का ख्याल रखते कि वो धक्का मारने वाला है तो अब उसको फॉरवर्ड कर देते, अपने हट जाते और वो चला जाता। तो कितना इंटरेस्टिंग होता ना कि टाइम हम लोग बैक कर पाते, लेकिन अफसोस की इस तरह नहीं हो पाता। लेकिन आज भी टाइम ट्रेवल की बात हो रही है, भले ही ये फिजिकली अभी पॉसिबल नहीं है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन बातें चल रही हैं कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है कि नहीं है, क्या हम पास्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। सो अभी चल रहा है, अभी ये हाइपोथेसाइज किया गया है, ये हाइपोथेसिस है, और हाइपोथेसिस तो आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं खुद ही एस्ट्रोनॉमी पढ़ के बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाया हूँ। मैं बहुत सारे इस तरह के हाइपोथेसिस बनाया हूँ कि हो सकता है कि हमारे ही बीच में एक माइक्रो वर्ल्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड हो और लिविंग बीइंग हो उसमें, है ना। तो कितनी अलग दुनिया होगी, शायद हम लोग बीच में इंटरफियर करते होंगे, है ना। हो सकता है बीच में ही कोई एक नई दुनिया हो। जिस तरह से यूनिवर्स बहुत बड़ा है तो अर्थ बहुत छोटी है, तो उसी तरह से हो सकता है कि अर्थ की यूनिवर्स की तरह हमारा अर्थ हो, हमारा घर और हमारा बनारस यूनिवर्स की तरह हो, और उसमें छोटे छोटे डायमेंशन में हो सकता है नई नई बड़ी बड़ी दुनिया हो, नेग्लिजिबली स्मॉल। ये वैसे ही नेग्लिजिबली स्मॉल वर्ल्ड हो जैसे यूनिवर्स के लेवल पे अर्थ का नेग्लिजिबली पॉइंटेड अर्थ है ना। यूनिवर्स के लेवल पे तो पॉइंटेड भी कहूंगा तो गलत है, क्योंकि गैलेक्सी मिल्की वे के लेवल पे ही ये खत्म हो जाती है, दिखती नहीं है, इनविजिबल दुनिया हो जाती है हमारी जो अर्थ वाली है। तो हो सकता है कि हम लोगों के बीच में एक ऐसी दुनिया हो छोटे लेवल पे, हो सकता है कि एक एटम के अंदर में, एटम ही यूनिवर्स की तरह हो स्केल, और उसके अंदर में ऐसी दुनिया हो 10 to power -100 साइज वाले, 10 to power -100 साइज वाले मैन लाइक लिविंग बीइंग हो, एक ऐसी दुनिया हो, ऐसे डायमेंशन हो जो हम लोग नहीं जानते हैं। सेम ये सब मेरे हाइपोथेसिस हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि यही होगा ही, ये मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो अच्छा, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं फिलहाल आज के इंट्रोडक्शन क्लास में, ताकि आप जिंदगी को इस तौर पे देखिएगा, कहीं पे आर्टिकल पढ़िएगा
तो आप उस आर्टिकल से कनेक्ट हो पाए। क्योंकि मैं देखा हूं कि इस तरह के जब आर्टिकल आते हैं तो दुनिया में बहुत कम लोग कनेक्ट हो पाते हैं। आप इमेजिन करिए इस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम कितने लोगों को समझ में आता होगा, कितने लोग पढ़े होंगे। साइंस वालों को तो थोड़ा कम समझ में आता है, हालांकि बहुत लेमैन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो बहुत कॉमन मैन की तरह लिखा हुआ है, लेकिन कितने लोगों को समझ में आता होगा। तो एनीवे, सो मेरा बस मकसद ये था बताना, और ये आज के चर्चा में बातचीत बस ये हो रही है कि हम लोग भी किसी से कम नहीं है, पोटेंशियली दुनिया में सभी बराबर होते हैं। तो आप भी सोच सकते हैं कि क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। आज लेक्चर ये नहीं है कि मैं टाइम खत्म हो जाएगा, कभी टाइम की शुरुआत हुई थी कि नहीं, टाइम की कब शुरुआत हुई थी, यूनिवर्स क्या बिग बैंग सही है कि नहीं, टाइम ट्रेवल पॉसिबल है कि नहीं, टाइम मशीन क्या है, ब्लैक होल क्या है, वार्म होल क्या है, डायमेंशंस क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने होते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, ये सारी बातें करेंगे। और अलग अलग टॉपिक के नाम पे मैं लेक्चर लिया करूंगा, और जो मैं 10 सालों की मेरी जर्नी है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन मेरा एक एकेडमिक वाला क्लास ये वाला चलता रहेगा। ये मैं आज आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, किस तरीके से ग्राफ को हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि मैं ऐसे एग्जाम्पल लूं तो आप ऐसे ये देखिए बनाता हूं, क्रिटिकल टेम्परेचर मान लीजिए, और ये इसकी बात करते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब मेरे दिमाग में क्या है, मैं ऐसे ही समझा रहा हूं, मैं आज ग्राफ का बहुत महत्व समझा रहा हूं, मैं आज कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं अगले क्लास में मैं बात करूंगा। यदि मैं बात करूं तो यह है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। कोई कॉपर, आयरन, गोल्ड, कोई भी आप एक मेटल ले लें, कोई भी एक मैटर ले लें, उसकी वैल्यूज लगभग -70 डिग्री, -120 डिग्री, -170 डिग्री, इस तरह का कुछ टेम्परेचर हर एक के लिए आता है, ये वाला क्रिटिकल टेम्परेचर। जिससे कम कर देने पे, जिससे कम पर ये है समझना है, ठीक है। ये -170, यदि मैं केल्विन में बात करूं, केल्विन में 0 केल्विन, और आपको पता है कि 0 केल्विन का मतलब होता है -273 पॉइंट समथिंग, 0 केल्विन, है ना। तो यदि ऐसे बात करें, समझने की कोशिश करो, ये -273 डिग्री है, -273 डिग्री, -200 डिग्री, -150 डिग्री, -120 डिग्री, -70 डिग्री, -20 डिग्री, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 1000 डिग्री, 5000 डिग्री। आप लोगों को ये समझ में आया कि किस तरीके से इसको चलना था। जरा ग्राफ पे गौर किया जाए, एक पर्टिकुलर क्रिटिकल, मैं क्या बात कर रहा था कि यदि ग्राफ कहीं खींचा गया हो, ग्राफ कहीं खींचा गया हो तो देखने की बात की जाए, चाहे हम ही को ही खींचने की बात हो कि हमको खींचना है, तो हमें क्या करना है, पहले हम लोग एक्स वाई एक्सिस का नाम लिखेंगे, ये टेम्परेचर है और ये रेजिस्टिविटी है, और फिर इसको हम लोग बढ़ाते रहेंगे, और बिहेवियर देखते रहेंगे, चाहे खींचने की बात हो चाहे देखने की बात हो, ठीक है। तो जैसे यदि मैं कहूं कि किसी सोडियम या कॉपर या किसी भी मेटल की बात करें, किसी भी मैटर की बात करें, तो आप ये देखने की कोशिश करिए कि किस तरीके से रेजिस्टिविटी 0 है। इसका मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम पर क्रिटिकल टेम्परेचर, TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम पे हर मैटर या मेटल या जो भी कंडक्टर, जो भी कह लीजिए, वो सुपर कंडक्टर होता है। पर प्रॉब्लम किस बात की है, वो बहुत ही कम माइनस अक्सर होता है वो, और बहुत ज्यादा माइनस डिग्री होता है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, नॉट केल्विन, नॉट फ़ारेनहाइट, अभी ऐसे नहीं बोल रहा हूं। तो मुश्किल यही है कि दुनिया इतनी फास्ट क्यों नहीं हो पाई,
ट्रिलियंस टाइम्स, बिलियन टाइम्स फास्ट क्यों नहीं हो पाई चीजों को लेने में? कंप्यूटर क्यों नहीं फास्ट हो पाया? क्यों बफरिंग है? इंटरनेट इतना स्लो क्यों चलता है? आप भी शायद सफर कर रहे होंगे। रीजन यही है कि हमारे जो वायर्स हैं, जो चीजें यूज हो रही हैं, जो मशीन है, उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है। सो ये मैं, अच्छा हाँ, आपको ये भी बता दूं कि इस तरह का ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, फालतू का इसको बना दिया, बल्कि जो मैं बनाया हूं, जो रियली में जिस तरह का होता है वही बनाया भी हूं, और आईटी में आ भी चुका है। हाँ, पीएमटी में जो नीट के हैं लोग, उनके लिए थोड़ा अजीब सा होगा, लेकिन कभी भी इस तरह से पीएमटी और नीट वालों को नहीं देखना है कि हमें इतना नहीं पढ़ना है। मैं बहुतों से सुना हूं कि हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें इतना नहीं करना है। पता नहीं क्यों ऐसा, मैं तो ऐसे देखा हूं कि जो एम्स के टॉपर्स होते हैं, यदि वो पीबीएमसी ग्रुप लिए होते हैं, जो नीट के टॉपर होते हैं, जो पीबीएमसी ग्रुप लिए होते हैं, वो आईटी में भी बहुत अच्छे रैंक से निकालते हैं यदि फॉर्म भरे होते हैं तो, और एम्स भी और नीट भी। बहुत ये पुराना ये इस तरह का इतिहास रहा है। तो पता नहीं क्यों काम चलाओ फिजिक्स जानने की कोशिश में लगे होते हैं नीट वाले, पीएमटी वाले। ये नहीं करना है। पहला पॉइंट आज के लिए मैसेज है, कभी भी ये मत सोचना कि क्योंकि ये नहीं होता है ऐसे, ये चीजें नहीं आती हैं, बल्कि सबके लिए तैयार रहो हर एक चीज से। जो आपका ब्रेन की वायरिंग है, आपको पता है आज का मेरा लेक्चर इसलिए भी नहीं है केवल कि मैं आप लोगों को एकेडमिक वाला 11th का कोर्स हमें पढ़ाना है और ये सब, बल्कि आज की बात मेरा इसलिए भी है, मेरी बातें इसलिए भी आपके लिए हैं कि जब हम अच्छी चीजें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, अच्छी चीजें सोचते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे आइडियाज रखते हैं, गेम खेलते हैं, हेल्दी रहते हैं, अच्छा खाते हैं, शुद्ध खाते हैं, सब कुछ है एज अ ओवरऑल, ये जो रीवायरिंग ऑफ ब्रेन है ना, जो ब्रेन को ट्रेनिंग है ना, जैसे एक्सरसाइज करने से मसल्स और ये सब अच्छे होते हैं, सो ब्रेन की एक्सरसाइज है ये कि हम इसमें अच्छे आइडिया, अच्छे थॉट और इन सब चीज़ों को डालें, तब हम अच्छे होते हैं। तो जब आप अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, एक्साइटमेंट के साथ पढ़ते हैं, अपने ज़िंदगी को रिलेट करते हैं, फर्दर और बड़ा की सोचते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर तक सीमित नहीं रहते, तो आपको ये सरप्राइज हुआ जान के कि ब्रेन को ट्रेनिंग मिलता है, ये बहुत पैशनेट होता है, और आप वो चीज़ पहले अचीव करते हैं, वही मेडिकल, वही डॉक्टर, वही वाला इंजीनियर, वही सारी चीज़ें आईटी और गवर्नमेंट कॉलेजेस मेडिकल के, और फर्दर आप इतने बड़े हो रहे होते हैं कि आप केवल डॉक्टर और इंजीनियर के बजाय कुछ और बनने की सोचने लगते हैं, अब्रॉड में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, बड़ा काम करते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब इसको सपने दिखाए जाएं, वो सोचे समझे, है ना, और उसी के लिए मैं आज बात भी कर रहा हूँ। ये भी ज़रूरी है। तो हम लोग को ऐसे नहीं पढ़ना है कि हमें एम्स निकालना है, केवल नीट निकालना है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यदि इंटरेस्टिंग तरीके से साइंस को पढ़ा जाए, जिया जाए और एक्सरसाइज बनाया जाए, बिना ये सोचे हुए कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, यदि इस तरीके से, तो आपको मैं बता देता हूँ कि गारंटी है कि आपका आईटी निकलेगा या नीट निकलेगा, सब निकलेगा। हाँ, कई बार इसकी बात होती है कि ओरिएंटेशन सही रखना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा जितने भी इंडिया में जो लेक्चर्स ले रहे हैं, जो टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, सभी लोग इसकी बात करते हैं कि ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो चलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा कि आधा घंटा 15-20 मिनट इस तरह का आर्टिकल पढ़ना, अच्छी ज़िंदगी जीना, हम करें कि वही ओरिएंटेशन सिखाने वाले, बताने वाले सबके लिए होते हैं, लेकिन बच्चे आखिर अच्छा नहीं करते हैं ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा नहीं करते हैं। इसका मतलब जो ओरिएंटेशन बताते हैं वो केवल उनके लिए होता है जो अच्छे फैमिली वाले हैं, जिनको स्ट्रेस नहीं है, जिनको जो अच्छा करने लगे हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, पास्ट बहुत अच्छा रहा है, जिनकी मेंटरिंग पीछे बहुत अच्छी हुई है, स्कूलिंग बहुत अच्छा हुआ है, अच्छे ट्यूटर मिले, अच्छे पेरेंट्स मिले, पढ़े लिखे। भाई ऐसा हुआ होगा तो अच्छा कर रहा है तो उनके लिए सिखाइए। अब बहुत सारे बच्चे तो मैं देखा हूँ 95% से ज़्यादा बच्चे को ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं उनको बताऊं, उनको ड्रीम दिखाऊं और बताऊं कि भाई पहले तुम्हें फील करना है कि तुम पोटेंशियली बराबर हो,
और तुम भी कर सकते हो। और उसके बाद हर तरह की लाइफ 15-20 मिनट इसको भी दो, खेलने कूदने वाला भी दो, सीखने वाला एक्सरसाइज, मतलब उसे बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, बातचीत कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग की भी ज़रूरत है। तो हमेशा ओरिएंटेशन अपने लाइफ में रखते हुए, गोल की तरफ हमेशा चलते हुए हर पड़ाव को एंजॉय करना है ना। यदि ऐसा नहीं हुआ, बड़ा मैसेज आपके लिए, यदि ऐसा नहीं हुआ, केवल ओरिएंटेशन 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 ही बात होती रही लाइफ में, केवल उसी की प्रैक्टिस उसी की प्रैक्टिस उसी की प्रैक्टिस होती रही, हमेशा यही बात होती रही कि ये क्योंकि कोर्स में नहीं आएगा, नहीं बनाना है, नहीं सीखना है, नहीं सीखना है। आप ज़्यादा दे सकते हैं उसके लिए टाइम, लेकिन कोई चीज़ आप लोगों से मिलना भूल जाएं, अच्छे लोगों से बातें करना भूल जाएं, अच्छे आर्टिकल पढ़ना भूल जाएं, ये सारी चीज़ें छोड़ने लगें, तो वही हालत होगी जो हर साल 4-5 बच्चे आईआईटी में जाकर सुसाइड करते हैं। ये नहीं करना है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और देखिएगा कि जो आईआईटी निकाला बहुत खुश रहा। मैं अक्सर एक नाम लेता हूँ कि नागश्री एक लड़की थी, उसकी अपब्रिंगिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, और एक यूनिक स्टोरी लगी, इसलिए मैं अक्सर ये वाला बोलता हूँ। नहीं तो हर साल 4-5 ऐसे होते हैं। जब मैं पढ़ता था आईआईटी बीएचयू में, तो उस टाइम में 4 साल में 3 सुसाइड्स हुए थे। अब वहां पे पहुंच के भी सुसाइड होने का क्या मतलब है? जरूर कहीं लोनलीनेस, कहीं एम्प्टीनेस है, लोगों के अंदर खालीपन है, वो कैसे भरे, ये बहुत जरूरी है। सो नागश्री एक लड़की थी जो आईआईटी गुवाहाटी में गई, और 2 दिन पहले वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक स्माइल वाले फेसेस वाले जो फोटोज अपलोड की, चीजें शेयर की, और एक सुसाइड नोट लिखी, और वो सुसाइड कर ली। घर वालों से पूछा गया तो बताया कि ये बहुत खुश मिजाज लड़की थी, दोस्तों के साथ खूब एंजॉय की, लेकिन सुसाइड नोट में ये मिला, सुसाइड नोट में क्या मिला कि वो बहुत बड़े होप के साथ आई थी कि वो आईटी में दुनिया में बड़ा नाम है। ऑस्ट्रेलिया में सुनी थी वो, उसकी अपब्रिंगिंग इंडियन थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सुनी थी। उसकी अपब्रिंगिंग ऑस्ट्रेलिया में होते हुए वो सुनी थी कि आईटी बहुत बड़ा है, वहाँ पे जाएंगे हम तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, बहुत बड़ा नाम कमाएंगे, और बहुत चीज़ें बनाएंगे, दुनिया हमें याद करेगी, कार बनाएंगे, फलाना ढमकाना, रोबोट बनाएंगे। इस तरह के ड्रीम लेके वो नागश्री आईआईटी गुवाहाटी पहुंची, और प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, बोरिंग प्रोजेक्ट मिलते रहे, होम असाइनमेंट मिलते रहे, और ऐसी चीज़ें मिलती रही जिसका प्रैक्टिकल रियल लाइफ से ज़्यादा मतलब नहीं था, ठीक है। और वो इतनी बोर हुई, उसका ड्रीम बिखरता हुआ नजर आया, और वो सुसाइड कर ली। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? साइकोलॉजिकली उसने अपने पूरे जिंदगी को केवल इससे रिलेट कर लिया कि आईटी में जाने पे हम कोई बड़ी चीज़ रोबोट बनाएंगे, और इसके अलावा हमारी ज़िंदगी बेकार है। इसी को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में कभी भी ऐसे ना आए कि हम डॉक्टर बनेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी है, आईटी में जाएंगे तो ही ज़िंदगी अच्छी है, चाहे ये होगा तो ज़िंदगी अच्छी है। सत्या नडेला का नाम सुना है? नारायण मूर्ति, धीरू भाई अंबानी, ये ऐसे बड़े नाम हैं जो आईटी से नहीं पढ़े। हालांकि नारायण मूर्ति बाद में आईटी से एमटेक भी की, लेकिन बीटेक नहीं किए हैं। ऐसे बड़े नाम हैं जो यहाँ पे रहते हुए आईटी में नहीं पढ़े, ड्रीम था वैसे, लेकिन आज आईटीएन का ड्रीम होता है कि हम उनकी तरह बन पाए। आप लोग ये देखें कि किस तरह से रेजिस्टिविटी, देखिए सुपर कंडक्टर सारे टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर, इसको बढ़ा रहा हूं, सुपर कंडक्टर, अचानक रेजिस्टिविटी, डिस्क्रीटनेस, डिसकंटिन्यूटी इन ग्राफ, और फिर रेजिस्टेंस देखिए कैसे हो रहा है, कितनी तेजी से बढ़ता चला गया। किसी भी चीज का रेजिस्टेंस, जो हम लोग के घर में वायरिंग होती है कॉपर और इन सब चीजों की, कोई आयरन है, गोल्ड है, तो सिल्वर है, इन सब का रेजिस्टिविटी देखिए किस तरह से बढ़ रही है एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मेटल का।
सो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि टेम्परेचर के साथ मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने पे मेटल की रेजिस्टिविटी घटती है, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर तक घटती है। जैसे ही उससे कम कर देते हैं अचानक सुपर कंडक्टर हो जाता है, अचानक रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, जीरो, अचानक रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है और सुपर कंडक्टर है। और आज के दिन दुनिया इसी पे रिसर्च कर रही है कि आखिर कैसे बनाया जाए ताकि रूम टेम्परेचर पे हम लोग सुपर कंडक्टर अलॉय के रूप में हम लोग बना पाएं, ताकि जो कंप्यूटर आप मोबाइल जो यूज कर रहे हैं उस पर इतनी चीजें इतनी तेज हो जाए, इनफाइनाइट स्पीड हो जाए, मतलब मिलियन ट्रिलियन बिलियन टाइम्स ज्यादा हो जाए स्पीड। सो मैं आज के दिन, चलिए आज के दिन मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि किस तरीके से हम लोग एक एक्सिस को बढ़ाते रहते हैं और दूसरे को देखते हैं। जैसे एग्जांपल लूं, एक और बात कहूं तो देखिए, ये बढ़ता रहता है, ये वाला चीज बढ़ता रहता है। ये टेम्परेचर नहीं है, कोई दूसरा चीज मैं बात कर रहा हूं। ये होता है पॉजिटिव कांस्टेंट, ये होता है जीरो कांस्टेंट और ये होता है माइनस कांस्टेंट। दुनिया में 3 तरह के ही कांस्टेंट का ग्राफ होता है, इसके अलावा कोई ग्राफ दुनिया में कांस्टेंट का नहीं होता। तो एक बड़ा सेक्शन तो यहीं पे खत्म हो रहा है। कम से कम कांस्टेंट तो आज समझ जाओ, आज की क्लास में कोर्स के नाम पर यदि मैं कहूं तो। सो कांस्टेंट या तो प्लस कांस्टेंट होता है, इसके ऊपर बनाओगे तो प्लस कांस्टेंट होगा, नीचे बनाओगे तो माइनस कांस्टेंट होगा, और एक्सिस पे बनाओगे तो जीरो कांस्टेंट होगा, पर होगा कांस्टेंट। और कांस्टेंट हमेशा इस एक्सिस के पैरेलल ही होता है तीनों। और तीनों किस तरह से डिफर कर रहा है आप लोग समझ ही रहे हैं, वैल्यू के नाम पे बस डिफर कर रहा है। तो ये वाला तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। क्या ये इस बढ़ने का मतलब कई बच्चे समझते हैं कि देखिए देखिए सर ये बदल रहा है, तो ऐसे बदलने का मतलब ये एक्सिस होता है, y नहीं बदल रहा, y कांस्टेंट है जो हमेशा सेम है। तो इसीलिए मैं बोला था कि ये जो x पे हम लोग दिखाते हैं वो तो चलता ही रहेगा, बदलता ही रहेगा। बाकी तो दिमाग में बैठा लो कि कांस्टेंट ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होता है, जिसका हमें, और दिमाग में ये भी बैठा लो कि y एक्सिस वाला, y वाला का ग्राफ होता है। ग्राफ किसका होता है? y का, और किसके अगेंस्ट खींचना होता है? x के। सो ये समझने की कोशिश करना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आज कम से कम कांस्टेंट के बारे में जानेंगे, कांस्टेंट ग्राफ कैसा होता है। भले ही अभी सुनना आसान लग रहा हो, लेकिन जब भी इस तरह का रिलेशन और फंक्शन दिया जाता है और कांस्टेंट कोई चीज़ होता है तो हम लोग उसको बना नहीं पाते, तो इसका ख्याल रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसी तरह की बात करेंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज बस मेरा मकसद था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं कौन हूं और मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, साइंस क्या है और ग्राफ का क्या मतलब होता है, ग्राफ कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के ग्राफ को पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ाते रहना है इसको आगे, और अपने सक्सेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देना है। एक्सपोनेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, कभी देखेंगे कि उसका वो कितना इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में या फिर फिजिक्स या मैथ्स के ही ग्राफ में। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। पूरा अगले क्लास से, आज के दिन के बाद अगले क्लास से हम लोग रियली में एकेडमिक वाला पढ़ते रहेंगे। बीच बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें आती रहेंगी एक्स्ट्रा साइंस के नाम पर, जैसा कि मैं बताया कि हम लोगों को झक मार के सक्सेस हम लोग के पीछे आएगी यदि हम लोग यदि दिल से पैशनेटली मेहनत किए और प्रैक्टिस किए। और बाकी मैं आप लोगों को ऐसा बताऊंगा कि आप लोगों को एक भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो न समझ में आए, ऐसा मैं सोचता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे रह जाते होंगे। फोकस थोड़ा कम होगा तभी नहीं समझ में आने का कोई केस बनता है, नहीं तो केस नहीं बनेगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कोर्स का पढ़ेंगे, ग्राफ रियली में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के ग्राफ होते हैं, उनको किस तरह से मैं डिवाइड किया है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बात करता हूँ
तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए और ड्रीम में, इमेजिनेशन में खोए रहिए, साइंटिफिक अप्रोच से ज़िंदगी जिए और जो चीज़ें आपको हेल्दी बनाती हों, ब्रेन को ट्रेनिंग देती हों, आपको एडवांस करती हों, आप उन पे लगातार सोचते रहिए। मैं तो ये भी कहूँगा आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि आप ज़रूर एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें लिखते रहिए अपने थॉट। बहुत मज़ा आएगा कि 20-30 साल बाद अपने डायरी देखेंगे कि उस समय क्या परसेप्शन था और आज क्या है। सो डेली बेसिस पे आदमी बदलता है, हर मोमेंट पे बदलता है, पर ग्रेजुअल इतना ज़्यादा, इतना कम रेट से बदलाव होता है कि आदमी एक दिन में बदलता हुआ नहीं दिखता, पर बदलता है। गांधी ने कहा था कि जो मैं आज हूँ, जो मेरे आज विचार हैं, उसको पहले के विचारों से क्लैश न किया जाए, बल्कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाए जो मैं बदला हुआ गांधी आज हूँ। पहले वाले गांधी को और गांधी के स्टेटमेंट को न माना जाए, क्योंकि तब का मेरा स्टेटमेंट, मेरे परसेप्शन उस समय के अनुभव पे थे और आज का मेरा पूरा बीच में जो अनुभव है उसको भी लेकर है। तो यदि मैं किसी चीज़ को छोड़ा और अपना लिया तो पास्ट का अपना अनुभव रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लोगों को डायरी और ये सब चीज़ें लिखनी चाहिए। सभी लोग डायरी मेंटेन करें, अपने जर्नी को, अपने ज़िंदगी की जर्नी को लिखें थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पे। और मिलते हैं अगले क्लास में। ग्राफ आप लोगों को बताता हूँ और सिखाता हूँ कि किस तरीके से फिजिक्स में कोई भी ग्राफ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।